कंचनपुर नामक गांव में माधव और संतोष नाम के दो मित्र निवास करते थे। माधव एक सरल और मासूम प्रवृत्ति का युवक था, जबकि उसका साथी संतोष स्वभाव से अत्यंत उद्दंड और लापरवाह था। क्योंकि दोनों ने अपना बचपन एक साथ खेलते कूदते बिताया था, इसलिए उनकी मित्रता गहरी हो गई थी। संतोष, जिसे सब सब कहकर बुलाते थे, दिन भर इधर उधर भटकने और आवारागर्दी में अपना समय नष्ट करता था। माधव के पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी मां की देखभाल में दिन रात लगा रहता था। अपने 4 बीघा खेतों में मेहनत करके वह अपनी और अपनी मां की जीविका चलाता था। एक दिन जब माधव थका हारा खेत से लौटा तो उसकी मां ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, तू सारा दिन खेत में खून पसीना एक करता है और फिर रात में मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माधव मुस्कुराते हुए बोला, अरे मां, ये कैसी बातें करती हो? अभी मेरी जवानी का समय है और यह समय मेहनत करने का है, न कि आराम करने का। मां ने आंखों में पानी भरकर कहा, तुझे दिन भर इतनी मेहनत करते हुए देखती हो तो अपने बीमार होने पर दुख होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं बना सकती। माधव ने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा, मां, ऐसी बातें मत कर। जब मैं तेरे लिए खाना बनाता हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी बीच पड़ोसी सुखिया चाचा आ पहुंचे। उन्होंने कहा, बहन, तू बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे माधव जैसा बेटा मिला। देख, तेरा बेटा सारा दिन खेतों में काम करता है और फिर रात को तेरे लिए खाना भी बनाता है। दूसरी तरफ मेरा बेटा संतोष है, जो दिन भर आवारागर्दी के सिवा कुछ नहीं करता। माधव ने नम्रता से कहा, अरे चाचा, ऐसा नहीं है। संतोष धीरे धीरे जिम्मेदार हो जाएगा। सुखिया चाचा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, क्या खाक सुधरेगा? पहले तो सिर्फ कामचोर था, लेकिन अब तो गांव की लड़कियों को भी तंग करने लगा है। मां ने सुझाव दिया, तो उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? शादी के बाद शायद वह सुधर जाए। सुखिया चाचा ने व्यथित होकर कहा, शादी करके क्या किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी है? जो खुद के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वह अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? यह सुनकर माधव और उसकी मां सोच में पड़ गए, लेकिन उनके दिल में यह विश्वास था कि मेहनत और समय के साथ संतोष भी एक दिन बदल जाएगा। एक शाम की बात है, जब सुखिया चाचा माधव के घर आए। उन्होंने अपने बेटे सत्तू की बेकदरी का दुखड़ा रोते हुए माधव से कहा, माधव बेटा, तू तो उसका दोस्त है, उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता? माधव ने अपनी मां की तरफ देखा और फिर चाचा को भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो चाचा, मैं कल ही सत्तू से इस बारे में बात करूंगा। सुखिया चाचा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बेटा, वैसे आज खीर बनी थी हमारे घर, सोचा तुम्हारी मां को भी भेज दूं। मां ने खीर का कटोरा लेते हुए आशीर्वाद दिया और चाचा खुशी खुशी लौट गए। अगली सुबह माधव सत्तू से मिलने गया। उसने कहा, सत्तू भाई, तेरे पिता तुझसे बहुत परेशान है, क्यों तू कोई काम धंधा नहीं करता? उनकी भी तो कुछ चिंता कर। लेकिन सत्तू, जो भीतर ही भीतर माधव से जलता था, तैश में आकर बोला, तो अब मेरा बाप मेरी शिकायत पड़ोसियों के घर भी करने लगा, और तू माधव, क्या मेरे बाप का वकील बनकर आया है? माधव ने शांत स्वर में कहा, ऐसा मत बोल सत्तू, सुखिया चाचा हमारे परिवार जैसे ही तो हैं, और दोस्त होने के नाते अगर मैं तुझसे ये बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सोच, अगर तू कुछ काम धंधा करेगा तो तेरा ही फायदा होगा और तेरे पिता पर से बोझ भी कम हो जाएगा। सत्तू ठहाका लगाकर बोला, अरे माधव, ये काम करने की उम्र है क्या? ये तो मस्ती और मौज करने के दिन है। माधव गंभीर होकर बोला, नहीं सत्तू, ये ही वो उम्र है जब आदमी मेहनत करके अपनी जिंदगी संभाल सकता है। जो जवानी में समय गंवा देता है, उसका बुढ़ापा बोझिल हो जाता है। मेरी बात पर जरा सोच, मेहनत का फल मीठा होता है। इतना कहकर माधव अपने खेत की ओर चला गया और सत्तू गुस्से में उसका जाते हुए देखता रहा। सत्तू मन ही मन बड़बड़ाया, कुछ साल पहले ये मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलता था और आज मुझे मेहनत का ज्ञान दे रहा है। उसी वक्त गांव का साहूकार अपने नौकरों के साथ वहां आ धमका। उसने सत्तू को घूरते हुए कहा, सत्तू, तेरे ऊपर इस महीने का ब्याज कितना हो गया है, इसका अंदाजा है तुझे? सत्तू घबराते हुए बोला, सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना, सारा पैसा लौटा दूंगा। साहूकार ने दहाड़ते हुए कहा, लौटा दूंगा नहीं, कब लौटाएगा ये बता। 3 महीने से मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे बाप की इज्जत करता हूँ।
वरना तेरी हालत अभी और यही खराब कर देता। सत्तू सहम कर बोला, बस थोड़ी मोहल्लत दे दीजिए सेठ जी। साहूकार ने गुस्से में पैर पटके और कहा, तुझे सिर्फ 2 घंटे देता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरे बाप से वसूल करूंगा और तेरे सामने तुझे पिटवाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। सत्तू डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। वह बड़बड़ाया, जो पैसा मैंने जुए में उड़ा दिया वही अब मुसीबत बन गया है। अगर ये बात पिताजी तक पहुंची तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई और उसने सोचा, अब जो भी करना पड़े इस मुसीबत से निकलना ही होगा। सत्तू के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना कुल बुलाने लगी। उसने सोचा कि माधो से पैसे उधार मांगना ही सही रहेगा। इस पूरे गांव में अगर कोई उसकी बातों में आ सकता है तो वो माधो ही है। वो दौड़ता हुआ माधो के पास पहुंचा। चेहरा उदास और आंखों में झूठे आंसू भरकर उसने कहा, भाई मेरी मदद कर। साहूकार मुझे मारने पर उतारू है। मैंने गलती की, जुआ खेला, लेकिन अब वादा करता हूं आगे से मेहनत से काम करूंगा। तुझे तेरे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। माधो, जो दिल का बड़ा सीधा था, थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सत्तू मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जुए से बच, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। ये ले पैसे और साहूकार को जाकर दे दे, पर वादा कर कल से कोई गलत काम नहीं करेगा। माधो ने हाल ही में अपनी फसल बेची थी और पैसे उसके पास रखे हुए थे। उसने वो सारी रकम सत्तू के हाथों में थमा दी। सत्तू पैसे लेकर सीधा साहूकार के पास गया और उसका कर्ज चुका दिया। लेकिन सत्तू की फितरत इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद उसने साहूकार से और ज्यादा पैसे उधार लिए और उन्हें जुए और शराब में उड़ा दिया। उधर माधो की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। माधो ने बिना देर किए सत्तू के पास दौड़ लगाई। सत्तू भाई, माधो बोला, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। मां की हालत बहुत खराब है। जो पैसे मैंने तुझे दिए थे उनमें से कुछ वापस दे दे। सत्तू, जो पहले से ही सारे पैसे उड़ा चुका था, सक पका गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, भाई मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बाद में दूंगा। माधो निराश होकर बोला, सत्तू तूने मुझसे वादा किया था कि पैसे लौट आएगा। जब तक मुझे जरूरत नहीं थी मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मां की जान खतरे में है। ये सुनकर सत्तू का गुस्सा भड़क उठा। उसने तंज भरे लहजे में कहा, तू तो गांव का दुलारा है, तुझे कोई भी उधार दे देगा। जा किसी और से पैसे मांग ले, मुझसे उम्मीद मत रख। माधो का दिल टूट गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सत्तू तू मेरा दोस्त है, इसलिए चाहकर भी तुझे कुछ बुरा नहीं कह सकता, पर अब मैं सुखिया चाचा से तेरी शिकायत जरूर करूंगा। इतना कहकर माधो भारी मन से वहां से चला गया। सत्तू अब शर्मिंदगी और गुस्से से भर गया। तभी उसने देखा कि गांव के मोहन काका हाथ में एक कपड़े की पोटली लिए माधो के घर की ओर जा रहे थे। सत्तू ने उन्हें टोका, काका कहां जा रही हो और ये पोटली में क्या है? मोहन काका मुस्कुराकर बोले, सत्तू बेटा, 2 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है। ये दहेज के सोने के गहने हैं। मैं और सरला बाजार से कुछ खरीदारी करने जा रही है। तब तक ये गहने माधो के पास रखने जा रहा हूं। पूरे गांव में माधो जैसा ईमानदार आदमी कोई और नहीं है। यह सुनकर सत्तू के दिमाग में शैतानी योजना ने जन्म लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसने सोचा, यही मौका है अपनी हालत सुधारने का। मोहन काका की बातें सुनने के बाद सत्तू का दिल ईर्ष्या और जलन से भर गया। उसे माधो की अच्छाई से इतनी चिढ़ हो गई कि उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक योजना तैयार कर ली। उसी वक्त साहूकार अपने कुछ कारिंदों के साथ वहां पहुंचा और सत्तू से बोला, क्यों सत्तू, इस बार भी पैसे नहीं दिए? आखिर कब तक यूं ही मुझे टालता रहेगा? सत्तू, जो पहले से ही एक चालाक योजना बना चुका था, मुस्कुराकर बोला, सेठ जी बस 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, तीसरे दिन आपके पैसे आपके हाथ में होंगे। साहूकार ने उसे घूरते हुए कहा, याद रखना यह आखिरी मौका है, और वहां से चला गया। असल में सत्तू ने माधो के घर चोरी करने की ठान ली थी। उसे पता था कि दिन भर माधो खेतों में काम करता है और घर पर सिर्फ उसकी बीमार मां रहती है। अगले दिन सत्तू बाजार गया और मोहन काका की पोटली जैसी दिखने वाली एक पोटली खरीद लाया। फिर वह माधो के घर पहुंचा
दरवाजे पर खटखटाया तो माधो की माँ बाहर आई। उन्हें देखकर सत्तू ने बड़ी मिठास से कहा, क्या हाल है माँ, सब कुशल है? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपका हाल चाल पूछता चलो। ये देखिए आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई में सत्तू ने नींद की दवाई मिला दी थी। माधो की माँ ने सत्तू की बातों पर भरोसा किया और प्यार से एक लड्डू खा लिया। कुछ ही पलों में उन्हें गहरी नींद आ गई। सत्तू ने अपनी योजना को अंजाम देने में देर नहीं लगाई। उसने बड़ी चालाकी से अलमारी खोली, उसमें से मोहन काका के गहनों की असली पोटली निकाली और उसकी जगह पत्थरों से भरी हुई नकली पोटली रख दी। उसे पूरा भरोसा था कि किसी को उस पर शक नहीं होगा। फिर वह चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन मोहन काका माधो के घर पहुंचे और बोले, माधो बेटा, मेरी गहनों की पोटली दे दो। माधो अलमारी से पोटली लाया और काका को दे दी, लेकिन जैसे ही काका ने पोटली खोली वह सन्न रह गए। पोटली में गहनों की जगह सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। ये क्या है माधो? काका गुस्से से बोले, मेरे सोने के गहने कहाँ गए? मैंने तुम्हें पोटली जिस हाल में दी थी वैसी की वैसी मांगी थी। ये क्या तमाशा है? माधो का चेहरा शर्म और चिंता से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, काका, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। मैंने पोटली को खोलकर भी नहीं देखा, जैसे आपने दी थी वैसे ही मैंने रख दी थी। काका आग बबूला होकर बोले, अरे क्यों नहीं कहता कि तेरी नीयत खराब हो गई और तूने गहनों पर हाथ साफ कर दिया? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माधो। माधो ने सफाई दी, काका मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन काका ने गुस्से में कहा, अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर ये पत्थर यहाँ कैसे आए? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं पंचायत में तेरी शिकायत करूंगा। थोड़ी ही देर में वहां पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। माहौल गर्म हो चुका था। सुखिया चाचा, जो गांव के मुखिया थे, भी वहां आ गए। उनके साथ सत्तू भी था। सत्तू भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। उसे माधो की बदनामी देखकर गहरी संतुष्टि मिल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं कि लोग इसे कितना ईमानदार कहते हैं। गांव में पंचायत लगी थी। हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। हर कोई माधो को कोस रहा था। मुखिया सुखिया चाचा ने गुस्से से कहा, तो माधो, यही है तेरी ईमानदारी? लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करता है तो शर्म नहीं आती? अपने ही गांव में डाका डाल दिया। भीड़ में से सत्तू ने मौका पाकर कहा, मैं तो पहले ही कहता था यह सब दिखावा है। तुम सब ने इसे सर पर चढ़ा रखा था। देख लो इसकी असलियत। सुखिया चाचा ने निराशा से कहा, मुझे तो तुझसे यह उम्मीद नहीं थी बेटा। कुछ गांव वाले गुस्से में आकर माधो की पिटाई करने लगे। माधो कुछ नहीं कह पा रहा था। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटा, मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तूने ये शर्मनाक काम किया? माधो ने आंसू भरी आंखों से कहा, मां, मैं सच कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तभी अचानक मोहन काका की पत्नी सरला वहां पहुंच गई। उन्होंने सबको चिल्लाकर रोकते हुए कहा, रुको, तुम लोग माधो को क्यों मार रहे हो? मोहन काका ने गुस्से में कहा, तुम देख नहीं रही? इसने मेरे गहने चुरा लिए और बेच दिए। सरला बोली, गहने बेचे? और वो बेचकर इसे 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं मिले होंगे। ये सुनकर मोहन काका हैरान रह गए। तुम क्या कह रही हो? सरला ने कहा, क्योंकि वो गहने असली नहीं थे, वो पीतल के थे जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। असली गहने तो मेरे पास है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। मोहन काका ने झेंपते हुए पूछा, लेकिन फिर वो पोटली? सरला बोली, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। मैंने तोते की तरह समझाया था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां हैं, नीली और लाल। नीली पोटली में असली गहने थे और लाल में नकली। तुमने लाल वाली पोटली उठाकर माधो को दे दी। ये मेरी गलती थी। फिर सरला ने कहा, मैं माधो को अच्छे से जानती हूं, यह चोरी कर ही नहीं सकता। सरला की बात सुनते ही वहां का माहौल बदलने लगा। लेकिन उसी समय साहूकार गुस्से से लाल पीला होता हुआ वहां पहुंच गया। उसने आते ही सत्तू की तरफ इशारा किया और कहा, नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बनाता है? साहूकार ने चुराई हुई पोटली सबके सामने फेंक दी। पोटली खुलते ही सच्चाई सामने आ गई। सत्तू की चोरी की पोल खुल चुकी थी। अब सब समझ गए कि चोरी माधो ने नहीं बल्कि सत्तू ने की थी। तभी माधो की मां बोली, अब मुझे याद आया,
कल सत्तू ही घर आया था और उसने मुझे लड्डू खिलाया था। उसे खाते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। अब भी मेरा सिर भारी लग रहा है। सत्तू का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपनी पोल खुलते देख घबरा गया और रोते हुए माधो के पैरों पर गिर पड़ा। माधो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुखिया ने गुस्से से कहा। सत्तू, तू तो गांव के लिए कलंक निकला। तेरे धोखे के कारण हमने माधो जैसे सच्चे इंसान की पिटाई कर दी। अब देख क्या रहे हो सब, इसे इसकी करने का फल दो। गांव वालों ने सत्तू की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी माधो ने भीड़ को रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये मेरा दोस्त है। मैं इसे ऐसे पीटता हुआ नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही हैं कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। माधो की यह बात सुनकर सत्तू फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर सबके सामने माफी मांगी। माधो, तूने मुझे बचाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कभी गलत काम नहीं करूंगा, मेहनत से जीऊंगा, सत्तू ने कहा। इस घटना के बाद से सत्तू ने अपनी गलतियों से सबक लिया और मेहनत से काम करने लगा। वहीं माधो की सच्चाई और उदारता ने गांव के लोगों का दिल और भी जीत लिया। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर पर बैठे मित्रों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है, आपने सुना कुछ? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली, पश्चात बोले, क्या कहता है? नरेंद्र कहता है, बंग प्रांत में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। ठीक है, अभी कल का छोकरा है ना, हम लोग तो जैसे आज तक घास छीलते रहे हैं, झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, केवल यही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा, क्यों, कोई अपराध? वह कहता है आप आदर्श का ध्यान रखकर चित्र नहीं बनाते। तो किस दृष्टिकोण से बनाता हूं? दृष्टिकोण? रुपये के लिए? योगेश ने एक आंख बंद करके कहा, व्यर्थ। फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों की खींच कर बहुत देर तक मौन बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही कारण था कि योगेश ने भी स्वभाव विरुद्ध सिर पर लंबे लंबे बाल रखे हुए थे। ये बाल उसके मुख पर बिल्कुल नहीं भाते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे, किंतु मुख बहुत कुरूप हो गया था। एक तो श्याम वर्ण, दूसरे चेचक के दाग। चेहरा देखकर सहसा यही जान पड़ता था, मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर लिबलिबी दाब दी हो। कमरे में जो लड़के बैठे थे, योगेश बाबू को क्रोधित देखकर उसके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे। सहसा वह हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली। क्रोधित स्वर में बोले, तुम लोग हंस रहे हो, क्यों? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी जल्दी कहा। नहीं महाशय, आपको क्रोध आए और हम लोग हंसे, ये भला कभी संभव हो सकता है? ओह, मैं समझ गया, अब अधिक चातुर्य की आवश्यकता नहीं। क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि अब तक तुम सब दांत निकालकर रो रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लड़कों ने किसी प्रकार हंसी रोककर कहा, चलिए यूं ही सही, हम हंसते ही थे और रोते भी क्यों, पर हम नरेंद्र के पागलपन को सोचकर हंसते थे। वह देखो, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया। योगेश ने एक बार नरेंद्र की ओर वक्र दृष्टि से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, महाशय, नरेंद्र मेरे विषय में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की लगती है। दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो ही जाती है। अतएव वह बात को संभालते मुस्कुराते से बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? नरेंद्र कहता है कि मैं रुपये के दृष्टिकोण से चित्र बनाता हूं। मेरा कोई आदर्श नहीं है? मनमोहन बाबू ने पूछा। क्यों नरेंद्र? नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था, अब किसी प्रकार आगे आकर बोला, हाँ कहता हूं, मेरी यही सम्मति है। योगेश बाबू ने मोह बनाकर कहा, बड़ी समाधि देने वाले आए। छोटे मोह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र अब भी बच्चा है और बात भी साधारण है।
इस पर वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोले, बच्चा है, नरेंद्र बच्चा है। जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो, वह यदि बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा। मनमोहन बाबू, आप क्या कहते हैं? एक विद्यार्थी ने कहा। महाशय, अभी जरा देर पहले तो आपने उसे कल का छोकरा बताया था। योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया। बोले, कब कहा था? अभी इससे जरा देर पहले। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं उसे छोकरा कहूं असंभव है। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं? सब लड़के एक स्वर से बोले, नहीं महाशय, ऐसी बात हम भूलकर भी जिह्वा पर नहीं ला सकते। मनमोहन बाबू किसी प्रकार हंसी को रोक कर बोले, चुप चुप, गोलमाल न करो। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम ये कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टक्कर का कोई चित्रकार नहीं है? नरेंद्र ने कहा, आपने कैसे जाना? तुम्हारे मित्रों ने कहा। मैं यह नहीं कहता, तब भी इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेशमय स्वर में कहा। प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा विचार असत्य है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस अप्रिय वार्तालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, विचार तो है, देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पगधूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या चिंता, देखना सर्वोत्तम रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेरकर योगेश बाबू की ओर देखा, कहा, कुछ भी नहीं। किंतु मौन भाव और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के हृदय को ठेस पहुंचाई। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, चाहे आप कुछ भी कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा विश्वास है। मैं दृढ़ निश्चय से कह सकता हूं कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार होगा। नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी सीमा तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ, मैं भी मानता हूं। जो व्यक्ति अपने घाव अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है, उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में एक विशेष प्रकार का आकर्षण तथा मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें मालूम है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा है और वह बिना किसी कष्ट के बैठा चित्र बना रहा है। मैं तो देखकर चकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने उत्तर दिया कि उंगली काट कर देख रहा था कि खून का वास्तविक रंग क्या है। अजीब व्यक्ति है। तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, किंतु इसी विक्षिप्तता के ही कारण तो वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख बंद करके सोचने लगे। जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों पागल है। नरेंद्र सोचते सोचते मकान की ओर चला। मार्ग में भीड़ भाड़ थी, कितनी ही गाड़ियां चली जा रही थी, किंतु इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं था। उसे क्या चिंता थी? संभवतः इसका भी उसे पता न था। वह थोड़े समय के भीतर ही बहुत बड़ा चित्रकार हो गया। इस थोड़े से समय में वह इतना सुप्रसिद्ध और सर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईर्ष्यालु मित्रों को अच्छा न लगा। इन्हीं ईर्ष्यालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक विशेष योग्यता और उसकी तूलिका में एक असाधारण शक्ति है। योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे, परंतु ऊपर से उसे मानने के लिए तैयार न थे। इस थोड़े समय में ही उसका इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक विशेष कारण भी था। वह यह कि नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था, अपनी सारी योग्यता उसमें लगा देता था। उसकी दृष्टि केवल चित्र पर रहती थी। पैसे की ओर भूलकर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसके हृदय की महत्वाकांक्षा थी कि चित्र बहुत ही सुंदर हो, उसमें अपने ढंग की विशेष विलक्षणता हो, मूल्य चाहे कम मिले या अधिक। वह अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूपरेखाएं अपने चित्र में देखता था। जिस समय चित्र चित्रित करने बैठता तो चारों ओर फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूपरेखाएं हृदय पट से गुंफित कर देता। इतना ही नहीं, वह अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता। वह उस समय पागलों की भांति दिखाई पड़ता
और अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देने से भी उस समय संभवतः उसको संकोच न होता। यह दशा उस समय की एकाग्रता की होती। वास्तव में इसी कारण से उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। उसके स्वभाव में सादगी थी। वह जो बात सादगी से कहता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनी से लदी हुई समझते। उसके सामने कोई कुछ न कहता, परंतु पीछे पीछे लोग उसकी बुराई करने से न चूकते। सबके सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा पाते। वह किसी बात को कान लगाकर न सुनता। कोई पूछता कुछ और, वह उत्तर देता कुछ और ही। वह सर्वदा ऐसा प्रतीत होता जैसे अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया हो। उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ। पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु नरेंद्र को गार्हस्थ्यिक जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण न था। तब भी उसका हृदय प्रेम का अथाह सागर था। वह हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त करे। यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे। किसी हल्की वस्तु को यदि पानी में जबरदस्ती डुबो दो तो वह किसी प्रकार भी न डूबेगी, वरन ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे सांसारिक दुख सुख में किसी प्रकार डूबना नहीं जानते। उनका हृदय हर समय कार्य की पूर्ति में संलग्न रहता है। नरेंद्र सोचते सोचते अपने मकान के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि द्वार के समीप उसका 4 साल का बच्चा मुंह में उंगली डाले किसी गहरी चिंता में खड़ा है। पिता को देखते ही बच्चा दौड़ता हुआ आया और दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़कर बोला, बाबूजी। क्यों बेटा? बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए कहा, बाबूजी देखो, हमने एक मेंढक मारा है जो लंगड़ा हो गया है। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, तो मैं क्या करूं? तू बड़ा पाजी है। बच्चे ने कहा, वह घर नहीं जा सकता, लंगड़ा हो गया है, कैसे जाएगा? चलो उसे गोद में उठाकर घर पहुंचा दो। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हंसते हंसते घर में ले गया। एक दिन नरेंद्र को ध्यान आया कि इस बार की प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कमरे की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे। कहीं प्राकृतिक दृश्य, कहीं मनुष्य के शरीर की रूपरेखा, कहीं स्वर्ण की भांति सरसों के खेत की हरियाली, जंगली मनमोहक दृश्यावली, और कहीं वे रास्ते जो छाया वाले वृक्षों के नीचे से टेढ़े तिरछे होकर नदी के पास जा मिलते थे। धुएं की भांति गगन चुंबी पहाड़ों की पंक्ति जो तेज धूप में स्वयं झुलसी जा रही थी और सैकड़ों पथिक धूप से व्याकुल होकर छायादार वृक्षों के समूह में शरणार्थी थे। ऐसे कितने ही दृश्य थे। दूसरी ओर अनेकों पक्षियों के चित्र थे। उन सबके मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे। कोई गुस्से में भरा हुआ, कोई चिंता की अवस्था में, तो कोई प्रसन्न मुख। कमरे के उत्तरीय भाग में खिड़की के समीप एक अपूर्ण चित्र लगा हुआ था। उसमें ताड़ के वृक्षों के समूह के समीप सर्वदा मौन रहने वाली छाया के आश्रय में एक सुंदर नवयुवती नदी के नील वर्ण जल में अचल बिजली सी मौन खड़ी थी। उसके होठों और मुख की रेखाओं में चित्रकार ने हृदय की पीड़ा अंकित की थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो चित्र बोलना चाहता है, किंतु यौवन अभी उसके शरीर में पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इन सब चित्रों में चित्रकार के इतने दिनों की आशा और निराशा मिश्रित थी, परंतु आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित न किया। उसके हृदय में बार बार यही विचार आने लगे कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है, केवल कागज के टुकड़ों पर रंग पोता है। इतने दिनों से उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थी वे सब उसके हृदय को अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं बल्कि बहुत उच्चतम होकर चील की भांति आकाश में मंडराना चाहते थे। यदि वर्षा ऋतु का सुहावना दिन हो तो क्या कोई शक्ति उसे रोक सकती थी? वह उस समय आवेश में आकर उड़ने की उत्सुकता में असीमित दिशाओं में उड़ जाता, एक बार भी फिरकर नहीं देखता। अपनी पहली अवस्था पर किसी प्रकार भी वह संतुष्ट नहीं था। नरेंद्र के हृदय में रह रहकर यही विचार आने लगा। भावना और लालसा की झड़ी सी लग गई। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वह इस वास्तविकता को सबके दिलों में बिठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है। मेज पर सिर रखकर नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा। वह क्या बनाएगा, किस विषय पर बनाएगा?
हृदय पर आघात होने से साधारण प्रभाव पड़ता है। भावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चित्र उसकी आंखों के सामने से सिनेमा चित्र की भांति चले गए, परंतु किसी ने भी दम भर के लिए उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित न किया। सोचते सोचते संध्या के अंधियारे में शंख की मधुर ध्वनि ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया। इस स्वर लहरी से नरेंद्र चौंक कर उठ खड़ा हुआ। पश्चात उसी अंधकार में वह चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की भांति टहलने लगा। सब व्यर्थ। महान प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई विचार न सूझा। रात बहुत जा चुकी थी। अमावस्या की अंधेरी में आकाश परलोक की भांति धुंधला प्रतीत होता था। नरेंद्र कुछ खोया खोया सा पागलों की भांति उसी ओर ताकता रहा। बाहर से रसोई ने द्वार खटखटाकर कहा, बाबूजी। चौंककर नरेंद्र ने पूछा, कौन है? बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए। झुंझलाते हुए नरेंद्र ने कटु स्वर में कहा, मुझे तंग न करो, जाओ, मैं इस समय न खाऊंगा। कुछ थोड़ा सा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। और निराश मन रसोइया भारी कदमों से वापस लौट गया और नरेंद्र ने अपने को चिंतन सागर में डुबो दिया। दुनिया में जिसको ख्याति प्राप्त करने का व्यसन लग गया हो, उसको चयन कहाँ। एक सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह में नरेंद्र ने घर से बाहर कदम न निकाला। घर में बैठा सोचता रहता, किसी न किसी मंत्र से तो साधना की देवी अपनी कला दिखाएगी ही। इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर न लगती थी, परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात न सूझी। जो जो दिन व्यतीत होते जाते थे वह निराश होता जाता था। केवल यही क्यों, कई बार तो उसने झुंझलाकर सिर के बाल नोच लिए। वह अपने आप को गालियां देता, पृथ्वी पर पेट के बल पड़कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सब व्यर्थ। प्रातःकाल नरेंद्र मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया। उसने उसे खोलकर देखा। प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था, प्रिय नरेंद्र, प्रदर्शनी होने में अब अधिक दिन शेष नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर यदि चित्र न आया तो ठीक नहीं। लिखना तुम्हारी क्या प्रगति हुई है और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है। योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर दिया है, मैंने देखा है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है। तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हो तुम अपने गुरु की लाज रख सको, इसका ध्यान रखना। इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा तो तुम्हारी ख्याति में कोई बाधा न रहेगी। तुम्हारा परिश्रम सफल हो, यही कामना है। मनमोहन पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी व्याकुल हुआ। केवल 1 सप्ताह शेष है और अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार ही नहीं आया। खेद है, अब वह क्या करेगा। उसे अपने आत्मबल पर बहुत विश्वास था, पर उस समय वह विश्वास भी जाता रहा। इसी तुच्छ शक्ति पर वह 10 व्यक्तियों में सिर उठाए फिरता रहा। उसने सोचा था अमर कलाकार बन जाऊंगा, परंतु वाह रे दुर्भाग्य, अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। रोगी की रात जैसे आंखों में निकल जाती है, उसकी वह रात वैसे ही समाप्त हुई। नरेंद्र को इसका तनिक भी पता न हुआ। उधर वह कई दिनों से चित्रशाला ही में सोया था। नरेंद्र के मुख पर जागरण के चिन्ह थे। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और शीघ्रता से उसका हाथ पकड़कर बोली, हाजी, बच्चे को क्या हो गया है, आकर देखो तो। नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी लीला हाँफते हुए बोली, शायद है जा, इस प्रकार खड़े न रहो, बच्चा बिल्कुल अचेत पड़ा है। बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारों ओर उस भयानक रोग के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। लाल रंग 2 घड़ी में ही पीला हो गया था। सहसा देखने से यही ज्ञात होता था जैसे बच्चा जीवित नहीं है। केवल उसके वक्ष के समीप कोई वस्तु धक धक कर रही थी और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। वह बच्चे के सिरहाने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लीला ने कहा, इस तरह खड़ी न रहो, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। मां की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें मली, भर्राई हुई आवाज में बोला, मां, ओ मां, मेरे लाल, मेरी पूंजी। क्या कह रहा है? कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद से चिपटा लिया। मां के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा। नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए। वह बच्चे की ओर देखता रहा।
लीला ने उपालंभमय स्वर में कहा। अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए? नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा। डॉक्टर? पति की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने चकित होते हुए कहा। क्या? कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, अभी जाता हूं। नरेंद्र घर से बाहर निकला। घर का द्वार बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वह सोचती रही, ये क्या? नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वह सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों ओर गहरे सोनेपन का राज्य था। केवल दीवार लगी हुई घड़ी कभी न थकने वाली गति से टिक टिक कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उत्तर देता हुआ कह रहा था, धक धक। संभवतः उसके भयानक संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। संज्ञाहीन अवस्था में कहने लगा, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर न मिलेगा, परंतु वह तो मेरा पुत्र है। वह कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। सहसा मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हाय की हृदय वेधक आवाज उसके कानों में पहुंची। मेरे लाल, तू कहां गया? जिस प्रकार चिल्ला टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, चिंता और व्याकुलता से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक न था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वह समझ गया कि बच्चा चल बसा। मन ही मन में बोला, भगवान, तुम साक्षी हो, मेरा कोई अपराध नहीं। इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा। जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक उठता है, उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तूलिका और रंग आदि लेकर वह कमरे से बाहर निकल गया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के समीप आकर वह अचकचा कर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं, सब खामोश है। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था। जागकर भय से थरथर कांपते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से रिक्त गोद किए मां वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अतिरिक्त मां कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्ष स्थल के साथ चिपटाए, बाल बिखरे, नेत्र विस्फारित किए, बच्चे के निर्जीव होठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने 2 सलाखें चुभो दी हो। उसने होठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तूलिका न उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, परंतु उसके हृदय में कितनी वेदना थी उसे कौन समझ सकता है। वह तो पिता था। नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की। उसकी उंगलियां किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा, ओ बेटा, बातें करो, बात करो, जरा एक बार तुम देख तो लो। नरेंद्र ने अस्फुट स्वर में कहा। उफ, यह असहनीय है। और उसके हाथ से तूलिका छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। किंतु उसी समय तूलिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का क्रंदन रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता और रक्त की गति को मंद करता और उसके हाथ स्थिर होकर उसकी तूलिका की गति को रोक देते। इसी प्रकार पल पर पल बीतने लगे। मुख्य द्वार से अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी कोलाहल से बहरा हो चुका था। वह कुछ भी न सुन सका। इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तूलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वह पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मृत बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भूलता जा रहा था। सहसा लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के समीप आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। ये क्या चित्र बना रहे हो? चौंक कर नरेंद्र ने लीला की ओर देखा। वह लड़खड़ाकर गिर रही थी। काठलिया के जमींदार मतीलाल बाबू नौका से परिवार अपने घर जा रहे थे।
रास्ते में दोपहर के समय नदी के किनारे की एक मंडी के पास नौका बांधकर भोजन बनाने का आयोजन कर ही रहे थे कि इसी बीच एक ब्राह्मण बालक ने आकर पूछा, बाबू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सवाल करने वाले की उम्र 15-16 से अधिक न होगी। मती बाबू ने उत्तर दिया, कान ठा लिया। ब्राह्मण बालक ने कहा, मुझे रास्ते में नंदीग्राम उतार देंगे आप? बाबू ने स्वीकृति प्रकट करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? ब्राह्मण बालक ने कहा, मेरा नाम तारापद है। गौरवर्ण बालक देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराते हुए औष्ठाधरों पर सुल्लित 100 कमारिया झलक रहा था। वस्त्र के नाम पर उसके पास एक मैली धोती थी। उघरी हुई देह में किसी प्रकार का बाहुल्य न था, मानो किसी शिल्पी ने बड़े यत्न से निर्दोष सुडौल रूप में गढ़ा हो, मानो वह पूर्व जन्म में तापस बालक रहा हो और निर्मल तपस्या के प्रभाव से उसकी देह का बहुत सा अतिरिक्त भाग क्षय होकर एक सामर्जित ब्राह्मण ने श्री परिस्फुट हो उठी हो। मतीलाल बाबू ने बड़े स्नेह से उससे कहा, बेटा, स्नान कराओ, भोजनादि यहीं होगा। तारापद बोला, ठहरिए, और वह तत्क्षण निस्संकोच भोजन के आयोजन में सहयोग देने लगा। मतीलाल बाबू का नौकर रैर बंगाली था। मछली आदि काटने में वह इतना निपुण नहीं था। तारापद ने उसका काम स्वयं लेकर थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया, और जो एक तरकारी भी बड़ी थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया, और 2 एक तरकारी भी बड़ी कुशलता से तैयार कर दी। भोजन बनाने का कार्य समाप्त होने पर तारापद ने नदी में स्नान करके पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारण किया। काठ की एक छोटी सी कंघी लेकर सिर के बड़े बड़े बाल माथे पर से हटाकर गर्दन पर डाल ली और स्वच्छ जनेऊ का धागा छाती पर लटकाकर नौका पर बैठे मती बाबू के पास जा पहुंचा। मती बाबू उसे नौका के भीतर ले गए। वहां मती बाबू की स्त्री और उनकी 9 वर्षीय कन्या बैठी थी। मती बाबू की स्त्री अन्नपूर्णा इस सुंदर बालक को देखकर स्नेह से उच्छ्वसित हो उठी। मन ही मन कह उठी, आहा, किसका बच्चा है, कहां से आया है? इसकी मां इसे छोड़कर किस प्रकार जीती होगी? यथा समय मती बाबू और इस लड़की के लिए पास पास 2 आसन डाले गए। लड़का ऐसा भोजन प्रेमी न था। अन्नपूर्णा ने उसका अल्प आहार देखकर मन में सोचा कि लजा रहा है। उसे यह वह खाने को बहुत अनुरोध करने लगी, किंतु जब वह भोजन से निवृत्त हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध न माना। देखा गया, लड़का हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करता, लेकिन ऐसे सहज भाव से करता कि उसमें किसी भी प्रकार की जिद या हठ का आभास न मिलता। उसके व्यवहार में लज्जा के लक्षण लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़े। सबके भोजनादि के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बिठाकर प्रश्नों द्वारा उसका इतिहास जानने में प्रवृत्त हुई। कुछ भी विस्तृत विवरण संग्रह नहीं हो सका। बस इतनी सी बात जानी जा सकी कि लड़का 7-8 बरस की उम्र में ही स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग आया है। अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तुम्हारी मां नहीं है? तारापद ने कहा, है। अन्नपूर्णा ने पूछा, वे तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यंत विचित्र प्रश्न समझकर हंसते हुए तारापद ने कहा, प्यार क्यों नहीं करेंगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आए? तारापद बोला, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बालक के इस विचित्र उत्तर से व्यथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा, ओ मां, यह कैसी बात है? 5 अंगुलियां हैं, तो क्या 1 अंगुली त्यागी जा सकती है? तारापद की उम्र कम थी, उसका इतिहास भी उसी अनुपात में संक्षिप्त था, किंतु लड़का बिल्कुल असाधारण था। वह अपने माता पिता का चौथा पुत्र था। शैशव में ही पितृहीन हो गया था। बहु संतान वाले घर में भी तारापद सबको अत्यंत प्यारा था। मां, भाई बहन और मोहल्ले के सभी लोगों से वह अजस्त्र स्नेह लाभ करता। यहां तक कि गुरुजी भी उसे नहीं मारते थे। मारते तो भी बालक के अपने पराए सभी उससे वेदना का अनुभव करते। ऐसी अवस्था में उसका घर छोड़ने का कोई कारण नहीं था। जो उपेक्षित रोगी लड़का हमेशा चोरी करके पेड़ों से फल और गृहस्थों से उसका चौगुना प्रतिफल पाता घूमता फिरता, वह भी अपनी परिचित ग्राम सीमा के भीतर अपनी कष्ट देने वाली मां के पास पड़ा रहा, और समस्त ग्राम का दुलारा यह लड़का एक बाहरी यात्रा दल में शामिल होकर निर्ममता से ग्राम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सब लोग उसका पता लगाकर उसे गांव लौटा लाए।
उसकी मां ने उसे छाती से लगाकर आंसुओं से आर्द्र कर दिया। उसकी बहनें रोने लगी। उसके बड़े भाई ने पुरुष अभिभावक का कठिन कर्तव्य पालन करने के उद्देश्य से उस पर मृदुभाव से शासन करने का यत्न करके अंत में अनुतप्त चित्त से खूब प्रश्रय और पुरस्कार दिया। मोहल्ले की लड़कियों ने उसको घर घर बुलाकर खूब प्यार किया और नाना प्रलोभनों से उसे वश में करने की चेष्टा की, किंतु बंधन, यही नहीं, स्नेह का बंधन भी उसे सहन नहीं हुआ। उसके जन्म नक्षत्र ने उसे ग्रहहीन कर रखा था। वह जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपनी रस्सी घिसटाती जा रही है, गांव के विशाल पीपल के वृक्ष के तले किसी दूर देश के किसी सन्यासी ने आश्रय लिया है, अथवा बंजारे नदी के किनारे ढालू मैदान में छोटी छोटी चटाइयां बांधकर खपचिया छीलकर टोकरियां बनाने में लगे हैं, तब अज्ञात बाह्य पृथ्वी को स्नेहहीन स्वाधीनता के लिए उसका मन बेचैन हो उठता। लगातार 2-3 बार भागने के बाद उसके कुटुंबियों और गांव के लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी। पहले उसने एक यात्रा दल का साथ पकड़ा। जब अधिकारी उसको पुत्र के समान स्नेह करने लगे और जब वह दल के छोटे बड़े सभी का प्रिय पात्र हो गया, यही नहीं, जिस घर में यात्रा होती उस घर के मालिक, विशेषकर घर का महिला वर्ग, जब विशेष रूप से उसे बुलाकर उसका आदर मान करने लगा, तब एक दिन किसी से बिना कुछ कहे वह भटक कर कहां चला गया, इसका फिर कोई पता न चल सका। तारापद हरिण के छौने के समान बंधन भीरू था और हरिण के ही समान संगीत प्रेमी भी। यात्रा के संगीत ने ही उसे पहले घर से विरक्त किया था। संगीत का स्वर उसकी समस्त धमनियों में कंपन पैदा कर देता और संगीत की ताल पर उसके सर्वांग में आंदोलन उपस्थित हो जाता। जब वह बिल्कुल बच्चा था, तब भी वह संगीत सभाओं में जिस प्रकार संयत गंभीर प्रौढ़ भाव से आत्मविस्मृत होकर बैठा बैठा झूमने लगता, उसे देखकर प्रवीण लोगों के लिए हंसी संवरण करना कठिन हो जाता। केवल संगीत ही क्यों, वृक्षों के घने पत्तों के ऊपर जब श्रावण की वृष्टि धारा पड़ती, आकाश में मेघ गरजते, पवन अरण्य में मातृहीन दैत्य शिशु की भांति क्रंदन करता रहता, तब उसका चित्त मानो उच्छृंखल हो उठता। निस्तब्ध दोपहरी में आकाश से बड़ी दूर से आती चील की पुकार, वर्षा ऋतु की संध्या में मेरकों का कलरव, गहन रात में शुगालों की चीत्कार ध्वनि सभी उसको अधीर कर देते। संगीत के इस मोह से आकृष्ट होकर वह शीघ्र ही एक पांचाली जल लोकगीत गायकों का दल में भर्ती हो गया। मंडली का अध्यक्ष उसे बड़े यत्न से गाना सिखाने और पांचाली कंठस्थ कराने में प्रवृत्त हुआ और उसे अपने वृक्ष पिंजर के पक्षी की भांति प्रिय समझकर स्नेह करने लगा। पक्षी ने थोड़ा बहुत गाना सीखा और एक दिन तड़के उड़कर चला गया। अंतिम बार वह कलाबाजी दिखाने वालों के दल में शामिल हुआ। ज्येष्ठ के अंतिम दिनों से लेकर आषाढ़ के समाप्त होने तक इस अंचल में जगह जगह क्रमानुसार समवेत रूप से अनुष्ठित मेले लगते। उनके उपलक्ष्य में यात्रा वालों के 2-3 दल, पांचाली गायक, कवि नर्तकियां एवं अनेक प्रकार की दुकानें छोटी छोटी नदियों उपनदियों के रास्ते नौकाओं द्वारा एक मेले के समाप्त होने पर दूसरे मेले में घूमती रहती। पिछले वर्ष से कलकत्ता की एक छोटी कलाबाज मंडली इस पर्यटनशील मेले के मनोरंजन में योग दे रही थी। तारापद ने पहले तो नौकारूढ़ दुकानदारों के साथ मिलकर पान की गिलौरियां बेचने का भार लिया। बाद में अपने स्वाभाविक कौतूहल के कारण इस कारण कलाबाज दल के अद्भुत व्यायाम नैपुण्य से आकृष्ट होकर उसमें प्रवेश किया। तारापद ने अपने आप अभ्यास करके अच्छी तरह वंशी बजाना सीख लिया था। करतब दिखाने के समय वह द्रुत ताल पर लखनवी ठुमरी के सुर में वंशी बजाता, यही उसका एकमात्र काम था। उसका आखिरी पलायन इसी दल से हुआ था। उसने सुना था कि नंदीग्राम के जमींदार बाबू बड़ी धूमधाम से एक शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं, अतः वह अपनी छोटी सी पोटली लेकर नंदीग्राम की यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी भेंट मती बाबू से हो गई। एक के बाद एक नाना दलों में शामिल होकर भी तारापद ने अपनी स्वाभाविक कल्पना प्रवण प्रकृति के कारण किसी भी दल की विशेषता प्राप्त नहीं की थी। वह अंतःकरण से बिल्कुल निर्लिप्त और मुक्त था। संसार में उसने हमेशा से कई बेहूदी बातें सुनी और अनेक अशोभन दृश्य देखे, किंतु उन्हें उसके मन में संचित होने का रत्ती भर अवकाश न मिला। उस लड़के का ध्यान किसी ओर था ही नहीं। अन्यान्य बंधनों की भांति किसी प्रकार का अभ्यास बंधन भी
उसके मन को बाध्य न कर सका। वह उस संसार में पंकिल जल के ऊपर शुभ पक्ष राजहंस की भांति तैरता फिरता। कौतूहलवश भी वह जितनी बार डुबकी लगाता, उसके पंख न तो भीग पाते थे न मलिन हो पाते थे। इसी कारण इस गृह त्यागी लड़के के मुख पर एक शुभ स्वाभाविक तारुण्य अम्लान भाव से झलकता रहता। उसकी यही मुखश्री देखकर प्रवीण दुनियादार मतीलाल बाबू ने बिना कुछ पूछे, बिना संदेह किए बड़े प्यार से उसका आह्वान किया था। भोजन समाप्त होने पर नौका चल पड़ी। अन्नपूर्णा बड़े स्नेह से ब्राह्मण बालक से उसके घर की बातें, उसके स्वजन कुटुंबियों का समाचार पूछने लगी। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उनका उत्तर देकर बाहर आकर परित्राण पाया। बाहर परिपूर्णता की अंतिम सीमा तक भरकर वर्षा नदियों ने अपने आत्मविस्मृत उद्दाम चांचल्य से प्रकृति माता को मानो उद्विग्न कर दिया था। मेघ मुक्त धूप में नदी किनारे की अर्ध निमग्न काशतृण श्रेणी एवं उसके ऊपर सरस सघन ईख के खेत और उससे भी परवर्ती प्रदेश में दूर दिंगत चुंबित नीलांजन वर्ग वन रेखा, सभी कुछ मानो किसी काल्पनिक कथा की सोने की छड़ी। प्रसिद्ध लोक कथा है कि एक राजकुमार ने सोने की छड़ी छुआकर सोई हुई राजकुमारी को जगा दिया था। चांदी की छड़ी छुआने से वह सो जाती थी। सोने की छड़ी प्रेम जागृत अवस्था का प्रतीक है कि स्पर्श से सद्य जागृत नवीन सौंदर्य की भांति नीरव नीलाकाश की मुग्ध दृष्टि के सम्मुख परिस्फुटित हो उठा हो। सभी कुछ मानो सजीव स्पंदित प्रगल्भ प्रकाश में उद्भासित नवीनता से मसरी और प्राचुर्य से परिपूर्ण हो। तारापद ने नौका की छत पर पाल की छाया में जाकर आश्रय लिया। ढालू हरा मैदान, पानी से भरे पाट के खेत, गहन श्याम लहराते हुए आमन, हिमंतकालीन धान घाट से गांव की ओर जाने वाले संकरे रास्ते, सघन वन वेष्टित छायामय गांव एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने से निकलने लगे। जल, स्थल, आकाश, चारों ओर की यह गतिशीलता, सजीवता, मुखरता, आकाश पृथ्वी की यह व्यापकता और वैचित्र्य एवं निर्लिप्त सुदूरता, ये अत्यंत विस्तृत, चिरस्थायी, निर्निमेष, नीरव, वाक्य विहीन विश्व तरुण बालक के परमात्मीय थे। पर फिर भी वह इस चंचल मानव को क्षण भर के लिए भी स्नेह बाहुओं में बांध रखने की कोशिश नहीं करता था। नदी के किनारे बछड़े पूंछ उठाए दौड़ रहे थे। गांव का टट्टू घोड़ा रस्सी से बंधे अपने अगले पैरों के बल कूदता हुआ घास चरता फिर रहा था। मच्छरंग पक्षी मछुआरों के जाल बांधने के बांस के डंडे से बड़े वेग से पानी में झप से कूदकर मछली पकड़ रहा था। लड़के पानी में खेल रहे थे। लड़कियां उच्च स्वर से हंसती हुई बातें करती हुई छाती तक गहरे पानी में अपना वस्त्रांचल फैलाकर दोनों हाथों से उसे धो रही थी। आंचल कमर में खोसे मछुआरी ने डलिया लेकर मछुआरों से मछली खरीद रही थी। इस सब को वह चिरनूतन अश्रांत कौतूहल से बैठा देखता था। उसकी दृष्टि की पिपासा किसी भी तरह निवृत्त नहीं होती थी। नौका की छत पर जाकर तारापद ने धीरे धीरे खेबैया मांझियों से बातचीत छेड़ दी। बीच बीच में आवश्यकतानुसार वह मल्लाहों के हाथ से लग्गी लेकर खुद ही ठेलने लग जाता। मांझियों को जब तमाकू पीने की जरूरत पड़ती तब वह स्वयं जाकर हाल संभाल लेता। जब जिधर हाल मोड़ना आवश्यक होता वह दक्षता पूर्वक संपन्न कर देता। संध्या होने के कुछ पूर्व अन्नपूर्णा ने तारापद को बुलाकर पूछा, रात में तुम क्या खाते हो? तारापद बोला, जो मिल जाता है वही खा लेता हूं, रोज खाता भी नहीं। इस सुंदर ब्राह्मण बालक की आतिथ्य ग्रहण करने की उदासीनता अन्नपूर्णा को थोड़ी कष्टकर प्रतीत हुई। उनकी बड़ी इच्छा थी कि खिला पिलाकर, पहना ओढ़ाकर इस गृहच्युत यात्री बालक को संतुष्ट करें, किंतु किससे वह संतुष्ट होगा ये वे नहीं जान सकी। नौकरों को बुलाकर गांव से दूध, मिठाई आदि खरीद मंगाने में अन्नपूर्णा ने धूमधाम मचा दी। तारापद ने पेट भर भोजन तो किया किंतु दूध नहीं पिया। मौन स्वभाव मतीलाल बाबू तक ने उससे दूध पीने का अनुरोध किया। उसने संक्षेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नदी पर 2-3 दिन बीत गए। तारापद ने भोजन बनाने, सौदा खरीदने से लेकर नौका चलाने तक सब कामों में स्वेच्छा और तत्परता से योग दिया। जो भी दृश्य उसकी आंखों के सामने आता उसी ओर तारापद की कौतूहलपूर्ण दृष्टि दौड़ जाती। जो भी काम उसके हाथ लग जाता उसी की ओर वह अपने आप आकर्षित हो जाता। उसकी दृष्टि, उसके हाथ, उसका मन सर्वदा ही गतिशील बने रहते। इसी कारण वह इस नित्य चलायमान प्रकृति के समान सर्वदा निश्चिंत, उदासीन रहता।
किंतु सर्वदा क्रियासक्त भी। यूं तो हर मनुष्य की अपनी एक स्वतंत्र अधिष्ठान भूमि होती है, किंतु तारापद इस अनंत नीलांबरवाही विश्व प्रवाह की एक आनंदोज्ज्वल तरंग था। भूत भविष्य के साथ उसका कोई संबंध न था। आगे बढ़ते जाना ही उसका एकमात्र काम था। इधर बहुत दिन तक नाना संप्रदायों के साथ योग देने के कारण अनेक प्रकार की मनोरंजनी विद्याओं पर उसका अधिकार हो गया था। किसी भी प्रकार की चिंता से आच्छन्न न रहने के कारण उसके निर्मल स्मृति पट पर सारी बातें अद्भुत सहज ढंग से अंकित हो जाती। पांचाली कथकता एक, कीर्तन गान, जात्राभिनय के लंबे अवतरण उसे कंठस्थ थे। मतीलाल बाबू अपनी नित्य प्रति की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या समय अपनी पत्नी और कन्या को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। लवकुश की कथा की भूमिका चल रही थी। तभी तारापद अपना उत्साह संवरण न कर पाने के कारण नौका की छत से उतर आया और बोला, किताब रहने दे, मैं लवकुश का गीत सुनाता हूं, आप सुनते चलिए। ये कहकर उसने लवकुश की पांचाली शुरू कर दी। बांसुरी के समान सुमिष्ट उन्मुक्त स्वर पर आकर झुके पड़ रहे थे। उस नदी नीर के संध्याकाश में हास्य, करुणा एवं संगीत का एक अपूर्व रस स्रोत प्रवाहित होने लगा। दोनों निस्तब्ध किनारे कौतूहलपूर्ण हो उठे। पास से जो सारी नौकाएं गुजर रही थी, उनमें बैठे लोग क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी ओर कान लगाए रहे। जब गीत समाप्त हो गया तो सभी ने व्यथित चित्त से लंबी सांस लेकर सोचा, इतनी जल्दी ये क्यों समाप्त हो गया। सजल नयना अन्नपूर्णा की इच्छा हुई कि उस लड़के को गोद में बिठाकर छाती से लगाकर उसका माथा छून ले। मतीलाल बाबू सोचने लगे, यदि इस लड़के को किसी प्रकार अपने पास रख सको तो पुत्र का अभाव पूरा हो जाए। केवल छोटी बालिका चारू शशि का अंतःकरण ईर्ष्या और विद्वेष से परिपूर्ण हो उठा। चारू शशि अपने माता पिता की इकलौती संतान और उनके स्नेही की एकमात्र अधिकारिणी थी। उसकी धुन और हठ की कोई सीमा न थी। खाने, पहनने, बाल बनाने के संबंध में उसका स्वतंत्र मत था, किंतु उसके मन में तनिक भी स्थिरता नहीं थी। जिस दिन कहीं निमंत्रण होता, उस दिन उसकी मां को भय रहता कि कहीं लड़की साज श्रृंगार को लेकर कोई असंभव जिद न कर बैठे। यदि दैवात कभी केश बंधन उसके मन के अनुकूल न हुआ तो फिर उस दिन चाहे जितनी बार बाल खोलकर, चाहे जितने प्रकार से बांधे जाते, वह किसी तरह संतुष्ट न होती और अंत में रोना धोना मच जाता। हर बात में यही दशा थी। पर कभी कभी जब चित्त प्रसन्न रहता तो उसे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न होती। उस समय वह प्रचुर मात्रा में स्नेह प्रकट करके अपनी मां से लिपट कर चूम कर हंसती हुई करते करते उसे एकदम परेशान कर डालती। ये छोटी बालिका एक दुर्भेद्य पहेली थी। ये बालिका अपने दुर्बोध्य हृदय के पूरे वेग का प्रयोग करके मन ही मन विषम ईर्ष्या से तारापद का निरादर करने लगी। माता पिता को भी पूरी तरह से उद्विग्न कर डाला। भोजन के समय रोदनोन्मुखी होकर भोजन के पात्र को ठेलकर फेंक देती। खाना उसको रुचिकर नहीं लगता। नौकरानी को मारती। सभी बातों में अकारण शिकायत करती रहती। जैसे जैसे तारापद की विद्याएं उसका एवं अन्य सबका मनोरंजन करने लगी, वैसे ही वैसे मानो उसका क्रोध बढ़ने लगा। तारापद में कोई गुण है, इसे उसका मन स्वीकार करने से विमुख रहता और उसका प्रमाण जब प्रबल होने लगा तो उसके असंतोष की मात्रा भी बढ़ गई। तारापद ने जिस दिन लवकुश का गीत सुनाया, उस दिन अन्नपूर्णा ने सोचा, संगीत से वन के पशु तक वश में आ जाते हैं। आज शायद मेरी लड़की का मन पिघल गया है। उसे पूछा, चारू कैसा लगा? उसने कोई उत्तर दिए बिना बड़े जोर से सिर हिला दिया। भाषा में इस मुद्रा का तर्जुमा करने पर यह रूप होता जरा भी अच्छा नहीं लगा और न कभी अच्छा लगेगा। चारू के मन में ईर्ष्या का उदय हुआ है। यह समझकर उसकी मां ने चारू के सामने तारापद के प्रति स्नेह प्रकट करना कम कर दिया। संध्या के बाद जब चारू जल्दी जल्दी खाकर सो जाती, तब अन्नपूर्णा नौका कक्ष के दरवाजे के पास आकर बैठती और मती बाबू और तारापद बाहर बैठते। अन्नपूर्णा के अनुरोध पर तारापद गाना शुरू करता। उसके गाने से जब नदी के किनारे की विश्राम निरता ग्राम श्री संध्या के विपुल अंधकार में मुग्ध निस्तब्ध हो जाती और अन्नपूर्णा का कोमल हृदय स्नेह और सौंदर्य रस से छलकने लग जाता, तब सहसा चारों बिछौने से उठकर तेजी से आकर सरोष रोती हुई कहती, मां, तुमने यह क्या शोर मचा रखा है? मुझे नींद नहीं आती। माता पिता उसको अकेला सुलाकर
तारापद को घेरकर संगीत का आनंद ले रहे हैं, यह उसे एकदम असह्य हो उठता। इस दीप्त कृष्ण नयना बालिका की स्वाभाविक उग्रता तारापद को बड़ी मनोरंजक प्रतीत होती। उसने इसे कहानी सुनाकर, गाना गाकर, वंशी बजाकर वश में करने की बहुत चेष्टा की, किंतु किसी भी प्रकार सफल नहीं हुआ। केवल जब मध्याह्न में तारापद नदी में स्नान करने उतरता, परिपूर्ण जलराशि में अपनी गौरवर्ण सरल कमनीय देह को तैरने की अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में संचालित करता, तरुण जल देवता के समान शोभा पाता, तब बालिका का कौतूहल आकर्षित हुए बिना न रहता। वह इसी समय की प्रतीक्षा करती रहती, किंतु आंतरिक इच्छा का किसी को भी पता न चलने देती। और यह अशिक्षा पटु अभिनेत्री ध्यानपूर्वक ऊनी गुलूबंद बुनने का अभ्यास करती हुई बीच बीच में मानो अत्यंत उपेक्षा भरी दृष्टि से तारापद की संतरण लीला देखा करती। नंदीग्राम कब छूट गया, तारापद को पता न चला। विशाल नौका अत्यंत मृदुमंद गति से कभी पाल तानकर, कभी रस्सी खींचकर अनेक नदियों की शाखा प्रशाखाओं में होकर चलने लगी। नौकारोहियों के दिन भी इन सब नदी उपनदियों के समान शांति सौंदर्यपूर्ण वैचित्र के बीच सहज सौम्य गति से मृदुमिष्ट कल स्वर में प्रवाहित होने लगे। किसी को किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी। दोपहर को स्नानाहार में बहुत समय व्यतीत होती और इधर संध्या होते न होते बड़े दिखने वाले किसी गांव के किनारे घाट के समीप झिल्ली मंद्रित खद्योत खचित वन के पास नौका बांध दी जाती। इस प्रकार 10 दिन में नौका कांठालिया पहुंची। जमींदार के आगमन से घर से पालकी और टट्टू घोड़ों का समागम हुआ और हाथ में बांस की लाठी धारण किए सिपाही चौकीदारों के दल ने बार बार बंदूक की खाली आवाज से गांव के उत्कंठित काक समाज को यत प्रोनास्ति मुखर कर दिया। इस सारे समारोह में समय लगा। इस बीच में तारापद ने तेजी से नौका से उतरकर एक बार सारे गांव का चक्कर लगा डाला। किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दीदी, किसी को मौसी कहकर 2-3 घंटे में सारे गांव के साथ सौहार्द बंधन स्थापित कर लिया। कहीं भी उसके लिए स्वभावतः कोई बंधन नहीं था। इससे तारापद ने देखते देखते थोड़े दिनों में ही गांव के समस्त हृदयों पर अधिकार कर लिया। इतनी आसानी से हृदय हरण करने का कारण यह था कि तारापद हरेक के साथ उसका अपना बनकर स्वाभाविक रूप से योग दे सकता था। वह किसी भी प्रकार के विशेष संस्कारों के द्वारा बंधा हुआ नहीं था। अतएव सभी अवस्थाओं में और सभी कामों में उसमें एक प्रकार की सहज प्रवीणता थी। बालकों के लिए वह बिल्कुल स्वाभाविक बालक था और उनसे श्रेष्ठ और स्वतंत्र। वृद्धों के लिए वह बालक न रहता, किंतु पुरखा भी नहीं। चरवाहों के साथ चरवाहा था, फिर भी ब्राह्मण। हर एक के हर काम में वह चिरकाल के सहयोगी के समान अभ्यस्त भाव से हस्तक्षेप करता। हलवाई की दुकान पर बैठकर साल के पत्ते से संदेश पर बैठी मक्खियां उड़ाने लग जाता। मिठाइयां बनाने में भी पक्का था। करघे का मर्म भी उसे थोड़ा बहुत मालूम था। कुम्हार का चाक चलाना भी उसके लिए बिल्कुल नया नहीं था। तारापद ने सारे गांव को वश में कर लिया। बस केवल ग्रामवासिनी बालिका की ईर्ष्या वह अभी तक नहीं जीत पाया था। ये बालिका उग्र भाव से उसके बहुत दूर निर्वासन की कामना करती थी। यही जानकर शायद तारापद इस गांव में इतने दिन आबद्ध बना रहा। किंतु बालिकावस्था में भी नारी के अंतर रहस्य का भेद जानना बहुत कठिन है। चारू शशि ने इसका प्रमाण दिया। ब्राह्मण पुरोहिताइन की कन्या सोनामणि 5 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। वह चारू की समवयस्का सहेली थी। अस्वस्थ होने के कारण वह घर लौटी। सहेली से कुछ दिनों तक भेंट न कर सकी। स्वस्थ होकर जिस दिन भेंट करने आई, उस दिन प्रायः अकारण ही दोनों सहेलियों में कुछ मनोमालिन्य की नौबत आ गई। चारू ने अत्यंत विस्तार से बात आरंभ की थी। उसने सोचा था कि तारापद नामक अपने नवार्जित परम रत्न को जुटाने की बात का विस्तार पूर्वक वर्णन करके वह अपनी सहेली के कौतूहल एवं विस्मय को सप्तम पर चढ़ा देगी। किंतु जब उसने सुना कि तारापद सोनामणि उसको भाई कहकर पुकारती है, जब उसने सुना कि तारापद ने केवल बांसुरी पर कीर्तन का सुर बजाकर माता और पुत्री का मनोरंजन ही नहीं किया है, सोनामणि के अनुरोध से उसके लिए अपने हाथों से बांस की एक बांसुरी भी बना दी है। न जाने कितने दिनों से वह उसे ऊंची डाल से फल और कंटक शाखा से फूल तोड़कर देता रहा है। तब चारू के अंतःकरण को मानो तप्त शूल बेधने लगा। चारू समझती थी कि तारापद विशेष रूप से उन्हीं का तारापद था।
अत्यंत गुप्त रूप में संरक्षणीय। अन्य साधारण जन केवल उसका थोड़ा बहुत आभास मात्र पाएंगे, फिर भी किसी भी तरह उसका सामीप्य न पा सकेंगे। दूर से ही उसके रूप गुण पर मुग्ध होंगे और चारु शशि को धन्यवाद देते रहेंगे। यही अद्भुत दुर्लभ दैवलब्ध ब्राह्मण बालक सोनामणि के लिए सहजम्य क्यों हुआ? हम यदि उसे इतना यत्न करके न लाते, इतने यत्न से न रखते, तो सोनामणि आदि उसका दर्शन कहां से पाती? सोनामणि का भैया शब्द सुनते ही उसके शरीर में आग लग गई। चारु जिस तारापद को मन ही मन विद्वेष मानव से जर्जर करने की चेष्टा करती रही है, उसी के एकाधिकार को लेकर इतना प्रबल उद्वेग क्यों? किसकी सामर्थ्य है जो यह समझे? उसी दिन किसी अन्य तुच्छ बात के सहारे सोनामणि के साथ चारु की गहरी कुट्टी हो गई और वह तारापद के कमरे में जाकर उसकी प्रिय वंशी लेकर उस पर कूद कूद कर उसे कुचलती हुई निर्दयता पूर्वक तोड़ने लगी। चारु जब प्रचंड रोष में इस वंशी ध्वंस कार्य में व्यस्त थी, तभी तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। बालिका की यह प्रलय मूर्ति देखकर उसे आश्चर्य हुआ। बोला, चारु, मेरी वंशी क्यों तोड़ रही हो? चारु रक्त नेत्रों और लाल मुख से, ठीक कर रही हो, अच्छा कर रही हो, कहकर टूटी हुई वंशी को और दो चार अनावश्यक लातें मारकर उच्छ्वसित कंठ से रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। तारापद ने वंशी उठाकर उलट पलट कर देखी, उसमें अब कोई दम नहीं था। अकारण ही अपनी पुरानी वंशी की यह आकस्मिक दुर्गति देखकर वह अपनी हंसी न रोक सका। चारु शशि दिनों दिन उसके परम कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। उसके कौतूहल का एक और क्षेत्र था। मतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में तस्वीरों वाली अंग्रेजी की किताबें। बाहरी जगत से उसका यथेष्ट परिचय हो गया था, किंतु तस्वीरों के इस जगत में वह किसी प्रकार भी अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाता था। कल्पना द्वारा वह अपने मन में बहुत कुछ जमा लेता, किंतु उससे उसका मन किसी प्रकार तृप्त न होता। तस्वीरों की पुस्तकों के प्रति तारापद का यह आग्रह देखकर एक दिन मतीलाल बाबू बोले, अंग्रेजी सीखोगे तब तुम इन सारी तस्वीरों का अर्थ समझ लोगे। तारापद ने तुरंत कहा, सीखूंगा। मती बाबू बड़े खुश हुए। उन्होंने गांव के एंट्रेंस स्कूल के हेडमास्टर रामरतन बाबू की प्रतिदिन संध्या समय इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। तारापद अपनी प्रखर स्मरण शक्ति एवं अखंड मनोयोग के साथ अंग्रेजी शिक्षा में प्रवृत्त हुआ। मानो वह किसी नवीन दुर्गम राज्य में भ्रमण करने निकला हो। उसने पुराने जगत के साथ कोई संपर्क न रखा। मोहल्ले के लोग अब उसे न देख पाते। जब वह संध्या के पहले निर्जन नदी तट पर तेजी से टहलते पाठ कंठस्थ करता, तब उसका उपासक बालक संप्रदाय दूर से खिन्नचित्त होकर संभ्रमपूर्वक उसका निरीक्षण करता। उसके पाठ में बाधा डालने का साहस न कर पाता। चारु भी आजकल उसे बहुत नहीं देख पाती थी। पहले तारापद अंतःपुर में जाकर अन्नपूर्णा की स्नेह दृष्टि के सामने बैठकर भोजन करता था, किंतु इसके कारण कभी कभी देर हो जाती थी। इसीलिए उसने मती बाबू से अनुरोध करके अपने भोजन की व्यवस्था बाहर ही करा ली थी। अन्नपूर्णा ने व्यथित होकर इस पर आपत्ति प्रकट की थी, किंतु अध्ययन के प्रति बालक का उत्साह देखकर अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने इस नई व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया। तभी सहसा चारु भी जिद कर बैठी, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी। उसके माता पिता ने अपनी कन्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विषय समझकर स्नेह मिश्रित हंसी उड़ाई, किंतु कन्या ने इस प्रस्ताव के परिहास्य अंश को प्रचुर अश्रु जलधारा से तुरंत पूर्ण रूप से धो डाला। अंत में इन स्नेह दुर्बल निरुपाय अभिभावकों ने बालिका के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। तारापद के साथ साथ चारु भी मास्टर से पढ़ने लग गई, किंतु पढ़ना लिखना इस अस्थिर चित्त बालिका के स्वभाव के विपरीत था। वह स्वयं तो कुछ न सीख पाई, बस तारापद की पढ़ाई में विघ्न डालने लगी। वह पिछड़ जाती, पाठ कंठस्थ न करती, किंतु फिर भी वह किसी प्रकार तारापद से पीछे रहना न चाहती। तारापद के उससे आगे निकलकर नया पाठ लेने पर वह बहुत रुष्ट होती, यहां तक कि रोने धोने से भी बाज न आती थी। तारापद के पुरानी पुस्तक समाप्त कर नई पुस्तक खरीदने पर उसके लिए भी नई पुस्तक खरीदनी पड़ती। तारापद छुट्टी के समय स्वयं कमरे में बैठकर लिखता और पाठ कंठस्थ करता। यह उस ईर्ष्यापरायण बालिका से सहन न होता। वह छिपकर उसके लिखने की कॉपी में स्याही उड़ेल देती, कलम चुरा कर रख देती, यहां तक कि किताब में जिसका अभ्यास करना होता उस अंश को फाड़ आती।
तारापद बालिका की यह सारी दृष्टता आमोद पूर्वक सहिता। असह्य होने पर मारता, किंतु किसी प्रकार भी उसका नियंत्रण नहीं कर सका। दैवात एक उपाय निकल आया। एक दिन बहुत खींचकर निरुपाय तारापद स्याही से रंगी अपनी लिखने की कॉपी हाथ फेंक कर गंभीर खिन्न मुद्रा में बैठा था। दरवाजे के समीप खड़ी चारू ने सोचा, आज मार पड़ेगी, किंतु उसकी प्रत्याशा पूर्ण नहीं हुई। तारापद्र बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी। बारंबार उसके इतने समीप से निकलती कि तारापद चाहता तो अनायास ही उसकी पीठ पर थप्पड़ जमा सकता था, किंतु वह वैसा न करके गंभीर ही बना रहा। बालिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई। किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी होती है, उस विद्या का उसने कभी अभ्यास न किया था। अतएव उसका अनुतप्त क्षुद्र हृदय अपने सहपाठी से क्षमा याचना करने के लिए अत्यंत कातर हो उठा। अंत में कोई उपाय न देखकर हटी हुई लेख पुस्तिका का टुकड़ा लेकर तारापद के पास बैठकर खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त करके वह उस लेख की ओर तारापद का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की चंचलता प्रदर्शित करने लगी। यह देखकर तारापद हंसी न रोक सका, वह हंस पड़ा। इस पर बालिका लज्जा और क्रोध से अधीर होकर कमरे में भाग गई। जिस कागज के टुकड़े पर उसने अपने हाथ से दीनता प्रकट की थी, उसको अनंत काल के लिए अनंत जगत से बिल्कुल लोप कर पाती तो उसके हृदय का गहरा क्षोभ मिट सकता। उधर संकुचित चित्त सोनामणि एक दो दिन अध्ययनशाला के बाहर घूम फिरकर जाग कर चली गई। सहेली चारू शशि के साथ सब बातों में उसका विशेष बंधुत्व था, किंतु तारापद के संबंध में वह चारू को अत्यंत भय और संदेह से देखती। चारू जिस समय अंतःपुर में होती, उसी समय का पता लगाकर सोनामणि संकोच करती हुई तारापद के द्वार के पास आ खड़ी होती। तारापद किताब से मुंह उठाकर ससने कहता, क्यों सोना, क्या समाचार है? मौसी कैसी है? सोनामणि कहती, बहुत दिन से आई नहीं, माँ ने तुमको एक बार चलने के लिए कहा है। कमर में दर्द होने के कारण वे तुम्हें देखने नहीं आ सकती। इसी बीच शायद सहसा चारू आ उपस्थित होती। सोनामणि घबरा जाती, वह मानो छिपकर अपनी सहेली की संपत्ति चुराने आई हो। चारू आवाज को सप्तम पर चढ़ाकर, भौं चढ़ाकर मुंह बनाकर कहती, ये सोना, तू पढ़ने के समय हल्ला मचाने आती है, मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूंगी। मानो वह स्वयं तारापद की एक प्रवीण अभिभाविका हो, उसके पढ़ने लिखने में लेश मात्र भी बाधा न पड़े और मानो दिन रात बस इसी पर उसकी दृष्टि रहती हो। किंतु वह स्वयं किस अभिप्राय से असमय ही तारापद के पढ़ने के कमरे में आकर उपस्थित हुई थी, यह अंतर्यामी से छिपा नहीं था और तारापद भी उसे अच्छी तरह जानता था। किंतु बेचारी सोनामणि डर कर उसी क्षण हजारों झूठी कैफियतें देती। अंत में जब चारू घृणापूर्वक उसको मिथ्यावादिनी कहकर संबोधित करती, तो वह लज्जित शंकित पराजित होकर व्यथित चित्त से लौट जाती। दयार्द्र तारापद उसको बुलाकर कहता, सोना, आज संध्या समय में तेरे घर आऊंगा। अच्छा। चारू सर्पिणी के समान फुफकारती हुई उठकर कहती, हाँ जाओगे? तुम्हें पाठ तैयार नहीं करना है? मैं मास्टर साहब से कह दूंगी। चारू की इस धमकी से न डरकर तारापद एक दो दिन संध्या के समय पुरोहित जी के घर गया था। तीसरी या चौथी बार चारू ने कोरी धमकी न देकर धीरे धीरे एक बार बाहर से तारापद के कमरे के दरवाजे की सांकल चढ़ाकर मां के मसाले के बक्स का ताला लाकर लगा दिया। सारी संध्या तारापद को इसी बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला। गुस्से के कारण तारापद कुछ बोला नहीं और बिना खाए चले जाने की तैयारी करने लगा। उस समय अनुतप्त व्याकुल बालिका हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बारंबार कहने लगी, तुम्हारे पैरों पड़ती हो, फिर ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे पैरों पड़ती हो, तुम खा कर जाना। उससे भी जब तारापद वश में न आया तो वह अधीर होकर रोने लगी। संकट में पड़कर तारापद लौटकर भोजन करने बैठ गया। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिज्ञा की कि वह तारापद के साथ सद्व्यवहार करेगी, फिर कभी उसे एक क्षण के लिए भी परेशान न करेगी, किंतु सोनामणि आदि अन्य 5 जनों के बीच आ पड़ते ही न जाने कब कैसे उसका मिजाज बिगड़ जाता और वह किसी भी प्रकार आत्मनियंत्रण न कर पाती। कुछ दिन जब ऊपर ऊपर से वह भलमनसाहत बरतती, तब किसी आगामी उत्कट विप्लव के लिए तारापद सतर्कता पूर्वक प्रस्तुत हो जाता। आक्रमण हठात तूफान
तूफान के बाद प्रचुर अश्रुवारी वर्षा, उसके बाद प्रसन्न स्निग्ध शांति। इस तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तारापद कभी किसी के पास बनकर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन एक अपूर्व आकर्षण में बंध गया था। लगता है वयोवृद्धि के साथ उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आरंभ हो गया था और स्थिर बैठे रहकर संसार के सुख स्वच्छंदता का भोग करने की ओर उसका मन लग रहा था। कदाचित उसकी सहपाठिनी बालिका का स्वाभाविक द्वारात्म्य चंचल सौंदर्य अलक्षित भाव से उसके हृदय पर बंधन फैला रहा था। इधर चारू की अवस्था 11 पार कर गई। मती बाबू ने खोजकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते जुटाए। कन्या की अवस्था विवाह के योग्य हुई जानकर मती बाबू ने उसका अंग्रेजी पढ़ना और बाहर निकलना बंद कर दिया। इस आकस्मिक अवरोध पर घर के भीतर चारू ने भारी आंदोलन उपस्थित कर दिया। तब अन्नपूर्णा ने एक दिन मती बाबू को बुलाकर कहा, पात्र के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते फिर रहे हो? तारापद लड़का तो अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी उसको पसंद है। सुनकर मती बाबू ने बड़ा विस्मय प्रकट किया। कहा, भला ये कभी हो सकता है? तारापद का कुलशील कुछ भी तो ज्ञात नहीं है। मैं अपनी इकलौती लड़की को किसी अच्छे घर में देना चाहता हूँ। एक दिन रायडांगा के बाबुओं के घर से लोग लड़की देखने आए। वस्त्राभूषण पहनाकर चारू को बाहर लाने की चेष्टा की गई। वह सोने के कमरे का द्वार बंद करके बैठ गई, किसी प्रकार भी बाहर न निकली। मती बाबू ने कमरे के बाहर से बहुत अनुनय विनय की, बहुत फटकारा, किसी प्रकार भी कोई परिणाम न निकला। अंत में बाहर आकर रायडांगा के दूतों से बहाना बनाकर कहना पड़ा कि एकाएक कन्या बहुत बीमार हो गई है, आज दिखाई की रस्म नहीं हो सकेगी। उन्होंने सोचा लड़की में शायद कोई दोष है, इसी से इस चतुराई का सहारा लिया गया है। तब मती बाबू विचार करने लगे, तारापद लड़का देखने सुनने में सब तरह से अच्छा है, उसको मैं घर ही में रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को पराए घर नहीं भेजना पड़ेगा। यह भी सोचा कि उनकी अशांत अबाध्य लड़की का दुरांतपना उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को कितना ही क्षम्य प्रतीत हो, ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। फिर पति पत्नी ने सोच विचार कर तारापद के घर उसके कुल का हालचाल जानने के लिए आदमी भेजा। समाचार आया कि वंश तो अच्छा है किंतु दरिद्र है। तब मती बाबू ने लड़के की मां एवं भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने आनंद से उच्छ्वासित होकर सम्मति देने में मुहूर्त भर की भी देर न की। कान्हालिया के मती बाबू और अन्नपूर्णा विवाह के मुहूर्त के बारे में विचार करने लगे, किंतु स्वाभाविक गोपनता प्रिय सावधान मती बाबू ने बात को गोपनीय रखा। चारों को बंद न रखा जा सका। वह बीच बीच में बरगी प्राचीन मराठा अश्वारोही लुटेरों का सैन्य दल के हंगामे के समान तारापद के पढ़ने के कमरे में जा पहुंचती। कभी रोष, कभी प्रेम, कभी विराग के द्वारा उसके अध्ययन क्रम की निवृत्त शांति को अकस्मात तरंगित कर देती। उसे आजकल इस निर्लिप्त मुक्त स्वभाव से ब्राह्मण के मन में बीच बीच में कुछ समय के लिए विद्युत स्पंदन के समान एक अपूर्व चांचल्य का संचार हो जाता। जिस व्यक्ति का हल्का चित्त सर्वदा अक्षुण्ण अव्याहत भाव से काल स्रोत की तरंग शिखरी पर उतराकर सामने बह जाता, वह आजकल प्रायः अन्यमनस्क होकर विचित्र दीवा स्वप्न के जाल में उलझ जाता। वह प्रायः पढ़ना लिखना छोड़कर मती बाबू की लाइब्रेरी में प्रवेश करके तस्वीरों वाली पुस्तकों के पन्ने पलटता रहता। उन तस्वीरों के मिश्रण से जिस कल्पना लोक की रचना होती, वह पहले की अपेक्षा बहुत स्वतंत्र और अधिक रंगीन था। चारू का विचित्र आचरण देखकर वह अब पहले के समान परिहास न कर पाता। ऊधम करने पर उसको मारने की बात मन में उदय भी न होती। अपने में यह गूढ़ परिवर्तन, ये आबद्ध आसक्त भाव से अपने निकट एक नूतन स्वप्न के समान लगने लगा। श्रावण में विवाह का शुभ दिन निश्चित करके मती बाबू ने तारापद की मां और भाइयों को बुलावा भेजा। तारापद को यह नहीं बताया। कलकत्ता के फौजी बैंड को पेशगी देने के लिए मुख्तार को आदेश दिया और सामान की सूची भेज दी। आकाश में वर्षा के नए बादल आ गए। गांव की नदी इतने दिन तक सूखी पड़ी थी। बीच बीच में केवल किसी किसी गड्ढे में ही पानी भरा रहता था। छोटी छोटी नौकाएं उस पनखिल जल में डूबी पड़ी थी और नदी की सूखी धार में बैलगाड़ियों के आवागमन से गहरी लीकें खुद गई थी। ऐसे समय एक दिन पिता के घर से लौटी पार्वती के समान न जाने कहां से द्रुतगामिनी जलधारा कल हास्य करती हुई
गांव के शून्य वक्ष पर उपस्थित हुई। नंगे बालक बालिकाएं किनारे आकर ऊंचे स्वर के साथ नृत्य करने लगे, मानो वे अतृप्त आनंद से बारंबार जल में कूद कूद कर नदी को आलिंगन कर पकड़ने लगे हो। कुटी में निवास करने वाली अपनी परिचित प्रिय संगिनी को देखने के लिए बाहर निकल आई। शुष्क निर्जीव ग्राम में न जाने कहां से आकर एक प्रबल विपुल प्राण हिल्लोल ने प्रवेश किया। देश विदेश से छोटी बड़ी लदी हुई नौकाएं आने लगी। बाजार का घाट संध्या समय विदेशी मल्लाहों के संगीत से ध्वनित हो उठा। दोनों किनारे के गांव पूरे वर्ष अपने निभृत कोने में अपनी साधारण गृहस्थी लिए एकाकी दिन बिताते हैं। वर्षा के समय बाहरी विशाल पृथ्वी विचित्र पर्णोपहार लेकर गैरिक वर्ण जलस्थ में बैठकर इन ग्राम कन्याओं की खोज खबर लेने आती है। इस समय जगत के साथ आत्मीयता के गर्व से कुछ दिन के लिए उनकी लघुता नष्ट हो जाती है। सब सचल सजग और सजीव हो उठते हैं एवं मौन निस्तब्ध प्रदेश में सुदूर राज्य की कलालाप ध्वनि आकर चारों दिशाओं को आंदोलित कर देती है। इसी समय कुड़ुल काटा में नाग बाबुओं के इलाके में विख्यात रथ यात्रा का मेला लगा। ज्योत्सना संध्या में तारापद ने घाट पर जाकर देखा, कोई नौका चरखे लिए, कोई यात्रा करने वालों की मंडले लिए, कोई बिक्री का सामान लिए, प्रबल नवीन स्रोत की धारा में तेजी से मेले की ओर चली जा रही है। यात्रा का दल सारंगी के साथ गीत गा रहा है और सम पर हाँ 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 शब्द की ध्वनि हो उठती है। पश्चिमी प्रदेश की नौका के मल्लाह केवल मृदंग और करताल लिए उन्मत्त उत्साह से बिना संगीत के खचमच शब्द से आकाश को विदीर्ण कर रहे हैं। उद्दीपनों की सीमा नहीं थी। देखते देखते पूर्व क्षितिज से सघन मेघराशि ने प्रकांड काला पाल तानकर आकाश के बीच में खड़ा कर दिया। चांद झक गया। पूर्व की वायु वेग से बहने लगी। मेघ के पीछे मेघ दौड़ चले। नदी में जल कलकल हास्य से बढ़कर उमड़ने लगा। नदी तीरवर्ती आंदोलित वनश्रेणी में अंधकार पूंजीभूत हो उठा। मेढकों ने टर्राना शुरू कर दिया। झिल्ली की ध्वनि जैसे करात लेकर अंधकार को चीरने लगी। सामने आज मानो समस्त जगत की रथ यात्रा हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फहरा रही है, पृथ्वी कांप रही है, मेघ उड़ रहे हैं, वायु दौड़ रहा है, नदी बह रही है, नौका चल रही है, गान स्वर गूंज रहे हैं। देखते देखते गुरु गंभीर ध्वनि में मेघ गरजने लगा। विद्युत आकाश को चीर चीर कर चकाचौंध उत्पन्न करने लगी। सुदूर अंधकार में से मूसलधार वर्षा की गंध आने लगी। केवल नदी के एक किनारे पर एक और कांठालिया ग्राम अपनी कुटी के द्वार बंद करके दिया बुझाकर चुपचाप सोने लगा। दूसरे दिन तारापद की माता और भाई आकर कांठालिया में उतरे। उसी दिन कलकत्ता से विविध सामग्री से भरी 3 बड़ी नौकाएं कांठालिया के जमींदार की कचहरी के घाट पर आकर लगी एवं उसी दिन बहुत सवेरे सोनामणि कागज में थोड़ा अमावट एवं पत्ते के दोने में कुछ अचार लेकर डरती डरती तारापद के पढ़ने के कमरे के द्वार पर चुपचाप आ खड़ी हुई। किंतु उस दिन तारापद नहीं दिखाई दिया। स्नेह प्रेम बंधुत्व के षड्यंत्र बंधन उसको चारों ओर से पूरी तरह से घेरे। इसके पहले ही वह ब्राह्मण बालक समस्त ग्राम का हृदय चुराकर एकाएक वर्षा की मेधांधकारण पूर्ण रात्रि में आसक्ति विहीन उदासीन जननी विश्व पृथ्वी के पास चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।